आपका स्वागत है ज्योग्राफी 10th क्लास या 8th क्लास कृषि दूसरे इकाई में कृषि संसाधन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि का महत्व एवं विशेषताएं क्या है। तो कृषि का महत्व आप समझ सकते हैं कि कृषि के बिना हमें भोजन नहीं मिल सकती है। तो कृषि के लिए जो संसाधन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो संसाधन है हमारा मृदा संसाधन, जहाँ पे खेती होती है। तो विशाल संख्या को भोजन तथा उद्योग एवं उद्योगों को कच्चा कृषि माल प्राप्त करने के लिए देने के लिए कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। तो याद रखें 14%, लगभग 13.9% आय कृषि से प्राप्त होता है। कुल कार्यकारी जनसंख्या का मतलब जो भी काम करने वाली संख्या है, जनसंख्या है, उसका 54% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। किसी न किसी रूप से वो खेती कर रहा है। देश के 2/3 लोगों का जीविका कृषि पर आधारित है, मतलब 3 में से 2 लोग खेती के कारण जीवित हैं। और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है। आगे है भारत की कृषि योग्य भूमि। तो शुद्ध भूमि को अगर हम बांटेंगे तो बांटेंगे शुद्ध बोया गया भूमि, चालू प्रति भूमि, कृषि योग्य भूमि और अन्य प्रति भूमि के तौर पे। तो शुद्ध बोया गया भूमि मतलब हर एक साल कितने भूमि पर भारत में खेती होती है। चालू प्रति भूमि मतलब उसको पे उगाया जा सकता है परंतु उगाया नहीं गया है, वो चालू प्रति भूमि। और कृषि योग्य भूमि की खेती किया जा सकता है, कुल ऐसा हमारे पास कितना ज़मीन है। प्रमुख फसल की बात करें तो हमारे पास जो वर्षा ऋतु में रोपे जाते हैं वो है खरीफ फसल, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा। और रबी फसल की बात करें ये शीत ऋतु में बोए जाते हैं, जिसको गेहूँ, जौ, चना। ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि चावल कैसा फसल है, तो ये खरीफ फसल है। और किस ऋतु में बोया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ज्वार, बाजरा ये सब कैसा फसल है, तो खरीफ फसल है। वहीं गेहूं, जौ, चना की बात करें तो ये सब के सब क्या है, रबी फसल है और ये शीत ऋतु में बोया जाता है। वहीं बात करें जायद फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में रोपा जाता है, उसको हम जायद फसल कहते हैं। जायद फसल जैसे सब्जी, ककड़ी, तरबूज, मक्का, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठता है। कृषि के प्रकार, तो सबसे पहले बहुत सारा खेती जो होता है जीवन निर्वाह करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य होता है कि भोजन प्राप्ति हो। प्रमुख फसलें चावल और ज्वार का जो खेती होता है वो जीवन निर्वाह के लिए होता है। दूसरा होता है स्थानांतरित कृषि। स्थान बदल बदल कर जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसका भी प्रमुख फसल स्थानांतरित कृषि में भी चावल होता है। व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से नगदी फसल जैसे चाय, कपास, तंबाकू ये सब को बोया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यापारिक खेती। आगे रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है कि व्यापार के उद्देश्य से प्रमुख फसलें जैसे रबर, कहवा, गन्ना, चाय ये सब बोए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रोपण कृषि। आगे गहन कृषि, यह है अधिक जनसंख्या के भरण पोषण हेतु, अधिक जनसंख्या के भरण पोषण हेतु जो होता है, जैसे इसका भी प्रमुख फसल मतलब गहन तरीके से कौन सा सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है, तो वह है चावल की खेती की जाती है, तो इसे हम गहन खेती कहते हैं। अब स्थानांतरित कृषि के स्थानीय क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ ये होता है और उसका नाम क्या क्या है। तो स्थानांतरित कृषि का असम में नाम है झूम खेती, आंध्र प्रदेश में नाम है पोडू खेती, ओडिशा में नाम है पामाडाबी खेती मतलब इसी का नाम है, केरल में नाम है कुमारी खेती, राजस्थान में नाम है बालेर खेती, झारखंड में नाम है कुरुल खेती, हिमालय में इसी का नाम है खिल खेती और अंडमान निकोबार में इसका नाम है दीपा खेती। तो चाहे झूम हो, पोडू हो, पामाडाबी हो, कुमारी हो, वालरे हो, कुरुल हो, खिल हो या दीपा हो, ये सब के सब स्थानांतरित कृषि का क्षेत्रीय प्रकार है, मतलब अलग अलग राज्यों में कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत में 3 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें उगाई जाने वाली फसलों को 7 श्रेणी में रखा गया है। फसलों की कितने श्रेणी है, 7 श्रेणी। सबसे पहला है खाद्य फसल, जिससे हम भोजन की प्राप्ति करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। दूसरा है रेशेदार फसल, जिसमें जूट और कपास है। तीसरा है पेय फसल, चाय और कॉफ़ी। चौथा है नगदी फसल, गन्ना। पांचवा है दलहनी फसल, चना। और छठा है तिलहन फसल, सरसों।
ये मूल रूप से भारत में उपजाए जाते हैं। अब कौन सा कहाँ पे कितनी तापमान में होती है, या चावल की फसल या ये सारे, तो फसल को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चावल। तो चावल के लिए वर्षा थोड़ा अधिक चाहिए, 125 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए, और तापमान जो होना चाहिए वो चावल की खेती के लिए, मतलब धान की खेती के लिए 32 से 27 डिग्री तक होना चाहिए। और मिट्टी जो होना चाहिए चिपचिपा होना चाहिए, चीका युक्त होना चाहिए। और ये खास तौर पे कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में चावल की खेती होती है। वहीं अगर दूसरा खाद्य फसल देखें जो अधिक मात्रा में हमें चाहिए, गेहूं के लिए वर्षा कम चाहिए, 75 सेंटीमीटर मात्र चाहिए, और ये थोड़ा कम तापमान में होता है, 10 से 20 डिग्री तापमान में होता है। और ये इसके लिए मिट्टी सबसे उपयुक्त कौन है, दोमट मिट्टी। तो ये दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, ये सभी जगह होता है। अगर अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो ज्वारा जो कि जिसके लिए बारिश चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर, और इसका तापमान जो होता है वो 25 से 30 डिग्री में होता है, और ये मूल रूप से बलुई खेती में होता है। और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और बाजरा या मक्का, ये दोनों के लिए 75 सेंटीमीटर, मतलब गेहूं के लिए और मक्का के लिए जो जल की मात्रा है बिल्कुल सेम है, परंतु तापमान थोड़ा बाजरा या मक्का में ज़्यादा चाहिए, 21 से 27 डिग्री। और जलोढ़ मृदा में और दोमट मृदा में बाजरा और मक्का की अच्छी खेती होती है। वहीं अगर देखें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बाजरा की खेती होती है। वहीं देखें रेशेदार, तो इस रेशेदार में कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, और 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और कपास की खेती सबसे अच्छा होती है काली मृदा में, मतलब रेगुर मृदा में। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में। इसको आप क्या करें कि भारत के नक्शे को देखते हुए पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त आपको ये समझ में आएगा और आप आसानी से याद रख पाएंगे। वहीं जूट के लिए आपको बारिश चाहिए 150 सेंटीमीटर, और इसका लिए जो तापमान की मात्रा है 25 से 30 डिग्री है। वहीं जलोढ़ मृदा, किस मृदा में, जलोढ़ मृदा में, ज से जलोढ़, ज से जूट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 जगहों पे जूट की खेती होती है। पेय फसल में कहें तो चाय के लिए थोड़ा जो जल की मात्रा है ज़्यादा चाहिए, तो वो 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। और उसके बाद 24 से 30 डिग्री तापमान चाहिए, और फास्फोरस और पोटास युक्त वाला अथी चाहिए, क्या कहता है, ज़मीन चाहिए, जो कि खास तौर पे असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में मिलता है। वहीं कॉफ़ी के लिए हमें 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, मतलब चाय से कुछ कम वर्षा में ये हो जाता है। तापमान भी थोड़ा कम चाहिए, 15 से 30। और ये चूना युक्त वाले में, मतलब जिस मिट्टी में चूना ज़्यादा होगा उसमें कॉफ़ी ज़्यादा होगा, और ये खास तौर पे कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नगदी फसल की बात करें तो गन्ना के लिए बारिश चाहिए 100 से 150 mm सबसे, और 20 से 30 डिग्री इसका। और ये सबसे अच्छा होता है दोमट मिट्टी में, गन्ना दोमट मिट्टी में। ये कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मूल रूप से ये फसल होता है। रबर की खेती जो होती है केरल, तमिलनाडु और मेघालय में होती है। वहीं दलहन की खेती अगर कहें तो वो होती है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। और मसूर की, चना की खेती होती है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, और मसूर की खेती होती है बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तेलहन की बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और तीसी की बात करें तो बिहार, मतलब सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और तीसी जो होता है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिक बोया जाता है। अब है भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियाँ। तो इसमें कुछ कुछ क्रांतियाँ, कुछ कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। एक होता है शुष्क कृषि, मतलब गर्मियों के मौसम में भी खेती करना, और तीसरा होता है कार्बनिक कृषि। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति के संबंध में। तो 1966-67 में अधिक उपज देने वाले नवीन बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। और सबसे पहले इस
इसके लिए हरित क्रांति का लक्ष्य रखा गया था गेहूं। इसके लिए अमेरिका से गेहूं का बीज मंगाया गया था, फिर बोया गया था, तो अच्छा खासा पैदावार हुआ और उसके बाद हम लोग फर्टिलाइज्ड बीजों का प्रयोग करने लगे। प्रथम हरित क्रांति क्षेत्र खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 3 जगहों को टारगेट करके हरित क्रांति हुआ था। उसके बाद शुष्क कृषि, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे हम बोलते हैं शुष्क खेती। और इसका में मूल रूप से जो फसल होता है ज्वार और बाजरा होता है। वहीं कार्बनिक खेती, इस प्रकार की खेती में फसलों को हेर फेर करके, हरी खाद का प्रयोग करके, कंपोस्ट का प्रयोग करके, जैविक कीट नियंत्रण का प्रयोग करके, तकनीकी का उपयोग करके कृषि की जाती है, तो इसे बोलते हैं कार्बनिक खेती। आगे खाद्य सुरक्षा, भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। अब ये इसको निम्नवत हम देख सकते हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन है? तो पहला तो है कि वर्षा सही समय पे नहीं होता, ये भी समस्या है। बाढ़ आवल रहता है, ये भी समस्या है। सुखाड़ हो जाता है, ये समस्या है। अशिक्षित किसान, मतलब किसान लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इस कारण से उन्हें पता नहीं चलता है कौन सा दवाई दें, कितना मात्रा में दें, और इस कारण से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो अशिक्षा भी भारत के कृषि के लिए भी, और ये तो लगभग सारे चीज़ों के लिए खतरनाक है, परंतु कृषि के लिए भी ये खतरनाक है। दूसरा, खेतों का आकार छोटा छोटा है, चूँकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है इसलिए खेत बढ़ गए हैं, मतलब बट गए हैं, और इस कारण से भी खेती के उत्पादकता में क्या है कि कमी आती है। आगे निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण, पहला कारण है कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ, कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा वो क्या होगा कि खेती उतनी खराब होती चली जाएगी, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डालने की कोशिश करेंगे और जिससे खेत खराब हो जाएगा। सिंचाई का अभाव और परंपरागत कृषि पद्धति की प्रमुखता तथा कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलना, ये सब के सब जो है वो खेती के लिए आगे है। अब आपसे प्रश्न इसमें पूछा जाता है क्या कि कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, बिहार में क्या है कि कोई भी उद्योग नहीं है, केवल खेती ही है। इसलिए अगर खेती ठीक से नहीं हुआ तो बिहार क्या हो जाएगा? भूखमरी का शिकार हो जाएगा। बिहार में ऐसे ही पहले से ही सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, बीमारू राज्य में सर्वप्रथम आता है बिहार। तो इस कंडीशन में अगर देखिए तो इसका हालत पहले से ही खराब है, और अगर खेती भी खराब हुआ तो हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। और कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारी 2 जून की रोटी, मतलब दोनों टाइम की रोटी तक नहीं मिल सकती है, ऐसी हमारी हालत हो जाएगी। बिहार में नहरों का विकास से संबंधित समस्याएं को लिखे। बिहार में क्या है, नदियां तो है परंतु उन नदियों को बांध नहीं है, उसको से नहर नहीं निकाले गए हैं, सिंचाई की उचित प्रबंधन नहीं किया गया है। तो इस कारण से भी बिहार का नहरों का विकास बहुत ही नगण्य है। कुछ कुछ जिलों में तो है परंतु बहुत सारे जिलों में इसकी अनुपलब्धता है। बिहार के किस भाग में सिंचाई की अधिकता आवश्यक है और क्यों? तो बिहार के खास तौर पे दक्षिणी भाग में, चूंकि इधर सुखाड़ ज़्यादा रहता है तो उधर सिंचाई के लिए प्रबंध करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार से लिखे। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अगर आप जानकारी दें तो बिहार में कपास और ये सारे चीज़ उधर उपजाए जाते हैं उत्तरी बिहार में। तो उससे बिहार में जल विद्युत की फोकस, तो कोसी जो है, सोन परियोजना है, ये दोनों जल विद्युत के लिए। सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना का महत्व पे प्रकाश डालें तो नदी घाटी परियोजना का पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने खेती के बारे में जाना। हाँ, आप एक काम करें कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर करें, कीवर्ड लिखें और मेमोरी में बनाएं, या जो भी करें, परंतु इसमें आप टाइम दें, क्योंकि ये आपके आसपास में और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। खास तौर पे कि कौन से फसल किस मिट्टी में होती है, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त आता है, और कौन सा क्षेत्र किस फसल के लिए उत्तरदायी है, ये ज़बरदस्त आता है। स्थानांतरित कृषि इसका बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, तो आप इसका रिवाइज करते रहें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।